नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 मार्च को अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। कैबिनेट के सभी सदस्य पत्नी के साथ अयोध्या धाम जाएंगे। कैबिनेट के अयोध्या जाने को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 4 मार्च को कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सपत्नीक अयोध्या धाम भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान और बाबा विश्वनाथ के पवित्र धाम से आनंद से सराबोर होकर लौटा हूं। फरवरी माह में अयोध्या से अधिक भीड़ होने और दूरस्थताओं के कारण मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मार्च माह में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने का फैसला लिया। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे तीर्थ पे। हमारा अपना भगवान के प्रति श्रद्धा भी है, सनातन संस्कृति को मानने वाले भी हैं और हमारी आस्था का केंद्र आज जब एक अलग रूप में हमारे सबके बीच श्रद्धा के केंद्र के रूप में उभर के आया है तो स्वाभाविक रूप से सबकी भावना भी है। कैबिनेट की बैठक के बाद यहाँ से दर्शन करने जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उनमें जोश भरा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया वो हो गया। कार्यकर्ता उत्साह और जोश से भरा हुआ है। भाजपा के समर्थन में आंधी नहीं सुनामी चल रही। उत्तर प्रदेश में हो चाहे मध्य प्रदेश में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देश में 400 पार एनडीए जीतेगा और 370 से ज्यादा सीटें भाजपा अकेले जीतेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस की अम्मा जिन्हें सोनिया गांधी जी कहते हैं, वो लोकसभा लड़ने से पहले ही राज्यसभा के रास्ते राजस्थान से चली गई। मैं कांग्रेस की अम्मा उनको कहता हूं, वैसे भ्रष्टाचार की अम्मा भी कांग्रेस है कि नहीं बताओ? जो भ्रष्टाचार के अम्मा की भी अम्मा है, उस भ्रष्टाचार से सदा सदा के लिए भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और यह मुक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दिला सकता है क्या? रायपुर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया कि 9 मार्च को बीजेपी किसान मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें किसानों से सुझाव लिए जाएंगे और इन सुझावों को मोदी की गारंटी में शामिल किया जाएगा। वहीं दिल्ली में किसानों के आंदोलन रैली को लेकर राजकुमार ने कहा कि पंजाब के कुछ जिलों से एक वातावरण पैदा हुआ। छत्तीसगढ़ में कहीं आंदोलन नजर नहीं आता, न देश भर में आता है। किसानों से बातचीत हुई, समाधान निकलेगा। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने किसानों को छला और पलटवार करते हुए राजकुमार ने कहा कि जिसने लोगों को छलने और गुमराह करने का काम किया, किसी के हित में कोई कदम नहीं उठाया हो, उन्हें अपनी गरिमा में स्वयं झांकना चाहिए। 9 मार्च को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का एक बड़ी किसान रैली छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रही है, जो बड़ी ऐतिहासिक होगी। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उसको संबोधित करेंगे और किसानों को अब तक जो किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने जो 10 वर्षों में किया है और अभी किसानों को क्या सुझाव है, ऐसे सुझाव भी किसानों से लिए जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार के ब्रेक के बाद सोमवार को से दोबारा शुरू होगी। शनिवार को राहुल गांधी ने भावी अग्निवीर और पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के दौर में है। पाकिस्तान की तुलना में यह दोगुनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायी को खत्म कर दिया। बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि युवाओं पर ये अन्याय है, ये हमारे सुरक्षा से खिलवाड़ है। और अग्निवीर को लेकर इन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कोई बातचीत नहीं हुई, पार्लियामेंट में इस पर कोई बहस नहीं हुई। एक अचानक प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि अग्निवीर होगा और ये हमारे, जैसा कि मैंने कहा, ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, युवाओं के साथ बड़ा अन्याय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को शिवपुरी से होते हुए गुना पहुंचेगी। यहां राहुल गांधी एक रोड शो करेंगे। रोड शो की तैयारियों को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गुना पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने पहले लिस्ट जारी करते हुए 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम हैं। रविवार को जबलपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। आशीष दुबे ने टिकट देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस विजन से बीजेपी 20 साल से जबलपुर का विकास कर रही है, वे उसी विजन को आगे बढ़ाएंगे। संघर्ष करो, भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को और जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, उन सब के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इस पद के योग्य उन्होंने समझा कि आज मुझे लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार डॉक्टर सरोज पांडे रविवार को कोरबा पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सरोज पांडे टीपी नगर में भाजपा के चुनाव कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि आप लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अब कोरबा से वापस नहीं जाने वाली। उन्होंने कहा पिछले 5 साल में विकास कार्य देखने को नहीं मिला। जो भी विकास कार्य हुए वो सब प्रधानमंत्री के कारण हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने बगिया निवास कार्यालय से जशपुर जिले में कोल्हिन झरिया और ऊपर कछार चौकी का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम साय ने नोनी रक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के उद्देश्य से इस रथ की शुरुआत की गई, ताकि जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर लगाम लगे। महिलाएं कहीं से भी हेल्पलाइन नंबर 9479128400 में शिकायत दर्ज करा सकती है। उनकी पहचान गोपनीय रहेगी। कार्यक्रम के दौरान सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग, एसपी शशि मोहन सिंह, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप और जिले के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। महासमुंद जिले में अवैध रेत खनन का खेल जारी है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, जिससे रविवार को विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने खुद चिंगरौद घाट पर दबिश दी और 10 से ज्यादा वाहनों को पकड़कर कार्रवाई के लिए पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद विधायक योगेश्वर राजू हथकोस घाट पहुंचे। वहां भी 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक और पोकलैंड मशीन मिली, जिससे विधायक ने फिंगेश्वर तहसीलदार को कार्रवाई के लिए सूचना दी। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिस पर आज मैंने यहां आकर देखा और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। खनिज अधिकारी साहू जी को कई बार मैंने बताया है, उसके नॉलेज में है। उनका कहना है कि ये हम रोड से महासमुंद रोड तरफ से ले जा रहे हैं तो कार्रवाई क्या करें बोल के, जब मैं इसमें आपत्ति किया तो कार्रवाई करना चालू किए हैं और निश्चित रूप से विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो सभी अब कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार की अब शिकायत नहीं आएगी। देखिए, उनके तरफ से शिकायत तो थी और हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई भी की गई है और वहाँ पे नाके भी स्थापित किए गए हैं ताकि अवैध परिवहन ना हो। अवैध रूप से परिवहन करता गाड़ियां हैं, उन पर कार्रवाई की गई है। और पीछे जैसे आप देख रहे हैं कि गाड़ियां सब खड़ी है और मशीन, अगर अवैध उत्खनन करते हमको मशीन भी पाई गई थी खड़ी वहाँ पे, तो उसको भी जब्त किया गया हमारे द्वारा। भिलाई में संग्राम चौक के पास एक मकान में दबिश देकर पुलिस ने 20 क्विंटल से ज्यादा चावल बरामद किया और बताया जा रहा है कि यह चावल पीडीएस का है। चावल को यहां किसने लेकर रखा, अभी इसका पता नहीं चल पाया। मकान मालिक का कहना है कि कल दोपहर 2:30 बजे उनसे किसी ने सामान रखने के लिए कमरा किराए पर मांगा, लेकिन चावल की इतनी बोरियां कहां से आई उन्हें नहीं पता। फिलहाल पुलिस और फूड विभाग जांच में जुटा हुआ है। ऐसा कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी जांच होती है, जब भी कोई शिकायत आती है, तो हमारी टीम जाती है और जाकर के उसका सैंपल ड्रा करके और फिर उसके रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करती है। सूचना मिली थी कि इस घर में अवैध रूप से चावल रखे हुए हैं। हमने फूड वालों को बुलाया है, इंस्पेक्टर साहब लोग को, वो अभी जाँच कार्रवाई कर रहे हैं। जाँच के बाद आगे जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। धमतरी में 7
करोड़ों की लागत से बन रहा ऑडिटोरियम और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। 4 साल में भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे निगम की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे। दरअसल शहर के सिहावा रोड में 4 साल पहले 5 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। कुछ ऐसा ही हाल बालक चौक में करोड़ों की लागत से बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का है, जो निगम प्रशासन की उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी के चलते पूरा नहीं हो पाया, जिससे राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष का आरोप कि निगम प्रशासन की उदासीनता के चलते भाजपा के कार्यकाल में शुरू हुए सभी निर्माण कार्य रुके हुए हैं, जबकि 2 साल पहले ही सभी काम पूरे हो जाने थे। वहीं निगम प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा करने ठेकेदार को चेतावनी दी गई। कांग्रेस के लोगों ने वहाँ सत्ता में बैठते हैं, कोई भी कार्य सिर्फ ऑडिटोरियम की नहीं बल्कि धमतरी शहर के हित के लिए ऐसा कोई भी एक भी कार्य बता दे कि हमने धमतरी शहर के लिए किया। वर्तमान में लास्ट स्टेज में है, तो मैं अभी पिछले 2 दिन पहले ही उसमें गया भी था, तो वो कम से कम 15 दिन का काम है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको हम अंतिम नोटिस देके उसको या तो ब्लैकलिस्ट करेंगे और निगम उसमें काम करेगी। फिर धमतरी अपर कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग को लेकर अपने ही आदेश को वापस ले लिया। दरअसल धमतरी शहर और आसपास के गांव में कृषि भूमि को औने पौने दाम में खरीदकर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत पर अपर कलेक्टर ने गोकुलपुर, कुलियारी और रत्ना बांधा समेत 5 जगहों पर बुलडोजर चलाकर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की थी। साथ ही आदेश जारी कर इन जमीनों के क्रय विक्रय के पंजीयन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अपर कलेक्टर ने अपने आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे जमीनों की खरीदी बिक्री फिर से शुरू हो गई। देखिए, उसमें मार्गदर्शन लिया गया शासन से, मार्गदर्शन जैसा आएगा शासन से वैसा कार्रवाई करेंगे। सबको कॉपी दी गई है ना, सभी संबंधित जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सबको कॉपी दी गई है, उनकी भी जवाबदारी बनती है। जैसा मार्गदर्शन आएगा वैसा कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में वैसे तो कर्मचारियों का हर एक वर्ग अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन से तमाम उपक्रम कर रहे हैं, लेकिन अब कर्मचारियों का एक बड़ा धड़ा अनियमित कर्मचारियों ने भी विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया। ऐसे में नियमित कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण से 11 सूत्री मांग को लेकर राजधानी भोपाल के तुलसी पार्क में धरना दिया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से अनियमित कर्मचारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द पूरी करने की मांग की। सही समय पर फैसला नहीं लिए जाने के कारण उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी, जिससे आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं राजनीतिक दलों में अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर सियासी जुबान की जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री 11 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री महोदय मंजूर करे, ये मांग करने के लिए धरने का आयोजन किया गया है। अभी हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नाम। सारे लोग परेशान हैं और सड़कों पर इनके खिलाफ उतरे हैं। इसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में ये सारे लोग लामबंद होकर जितने भी संगठन हैं सारे संगठन विरोध में उतर करके काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और जो मांग हमारे कर्मचारीगण उठा रहे हैं, निसंदेह उनको सरकार उस पर विचार करेगी और निर्णय लेगी। राजिम से बड़ी खबर, जहां एनएच पर 500 परिवारों का धरना जारी है। पुनर्विस्थापन की मांग को लेकर यह सभी धरना दे रहे हैं। नवापारा के वार्ड क्रमांक 4-5 के रहवासी धरना दे रहे हैं। लोगों ने लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल रेलवे ने जमीन खाली करवाने का इन्हें नोटिस दिया है। तो राजिम से ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनएच पर नेशनल हाईवे पर 500 परिवारों का धरना अभी भी जारी है। पुनर्विस्थापन की मांग को लेकर ये सभी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। नवापारा के वार्ड क्रमांक 4 और 5 के ये रहवासी हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो धरना दे रहे हैं। लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान भी इन्होंने कर दिया है। तो राजिम से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रेलवे ने जमीन खाली करवाने का नोटिस दिया, जिसके बाद ये सभी एनएच पर जमा हुए 500 परिवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुनर्विस्थापन की इनकी मांग है, जिसको लेकर धरना दे रहे हैं। नवापारा वार्ड के 4 और 5 के रहवासी यहां पर धरना दे रहे हैं। मांगी नहीं माने जाने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है।
कांकेर के इदौर में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स का एक जवान शहीद हो गया। जवाबी कार्रवाई में जवान ने एक नक्सली को मार गिराया, जिसकी पहचान नागेश उसेंडी के रूप में हुई है। नागेश पर 10 लाख रुपए का इनाम था। उसके शव के पास से एक AK-47, 2 वॉकी टॉकी, दैनिक उपयोग सामग्री बरामद की गई। वहीं SP इंदिरा कल्याण ने दावा किया कि मुठभेड़ में एक और नक्सली ढेर हुआ, जिसके शव को उसके साथी नक्सली अपने साथ ले गए। मुठभेड़ में एक नक्सली का शव भी बरामद हुआ है। अभी पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन उनके साथ एक AK-47 भी बरामद हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में BSF और DRG की जवानों द्वारा सर्चिंग जारी है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। महादेव सट्टा मामले में भोपाल और कोलकाता से गिरफ्तार मुख्य ऑपरेटर गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी को लेकर ईडी की टीम रविवार को रायपुर कोर्ट पहुंची। अवकाश होने के कारण विशेष न्यायालय के बजाय दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC की कोर्ट में पेश किया गया, जहां करीब 4 घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 1 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। सोमवार को फिर से आरोपियों को ईडी के विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां ईडी दोनों को 14 दिन के रिमांड पर लेने का आवेदन करेगी। तथ्यों की पुष्टि करने के लिए जो है ये 2 लोग हैं, गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी, इनसे इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ये हमारे पास अवेलेबल एविडेंसेस है, उसके ठीक विरोध में बातें इन्होंने बताई और इस वजह से इनकी अरेस्ट की गई है। बीते रोज मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेत में खड़ी किसानों की फसल खराब हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को फसल के नुकसान का सर्वे कर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए। बावजूद इसके कई जगहों पर अभी तक प्रशासन की टीम सर्वे के लिए नहीं पहुंची, जिससे किसानों में गुस्सा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। तो सभी जगह किसानों से मेरा निवेदन है कि आप चक्का जाम ना करें, आप सूचना दीजिए। पटवारी अब आज फील्ड पर है, RAEO फील्ड पर है, हम सभी लोग हैं, आप सूचना दीजिए, हम आएंगे, सर्वे कराएंगे। कृपया रोड पर आकर ट्रैफिक बाधित न करें, जिससे आपके लिए, शासन के लिए, दोनों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। फसल सब चौपट हो गई साहब, अब चौपट हो गई। हम को पालत को सरकार का दे रही का नहीं दे रही, कैसे हम साल भर गुजारा करेंगे और अब आगे चल के जाने क्या हो रहा है। अति ओलावृष्टि हुई, इसके संबंध में सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं और चक्का जाम किया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही स्थिति रही तो आगामी चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। राजिम कुंभ कल्प मेले में भक्ति की रसधारा बह रही। यहाँ महानदी मैया की आरती के लिए भव्य गंगा घाट तैयार किया गया। यहाँ पर हर दिन चित्रकूट से आई साध्वी प्रज्ञा भारती के नेतृत्व में महानदी मैया की आरती होती है। रविवार को विराट संत समागम का शुभारंभ हुआ, जिसमें शामिल होने देश भर से साधु संत पहुंचे। इस अवसर पर शदानी दरबार रायपुर से पूज्य संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी भी यहाँ पर पहुंचे। महाराज के ही वाक्यों में उन्होंने लंका में जब सीता माता का अन्वेषण किया, राम का जंगलों की ओर, अरण्य की ओर, महाराज के ही वाक्यों में उन्होंने लंका में जब सीता माता का अन्वेषण किया, उस समय राम का महानदी की आरती इसलिए की जा रही है कि हम जब तक नदी की आरती नहीं करेंगे, नदी के पूजन नहीं करेंगे, तो हम उसे पवित्र नहीं रख सकते। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि ये नदी नहीं, इसका जल पवित्र है और ये मंदिर की तरह ये नदी पवित्र है और ये स्वर, ये प्रवाह हमेशा निरंतर चलता रहे, संस्कृति की रक्षा हो।
राजधानी रायपुर में आयोजित हाफ मैराथन में बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी शामिल हुई। तेलीबांधा तालाब के स्प्री वॉक से शुरू हुई मैराथन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैराथन 3 कैटेगरी 3, 10 और 21 किलोमीटर में आयोजित की गई। मैराथन की थीम महिला सशक्तिकरण रखी गई। महिमा चौधरी ने इसके विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान रायपुर के लोगों के सपोर्टिव नेचर के साथ शहर के विकास की महिमा ने खुलकर तारीफ की। यहाँ के लोग तो बहुत बढ़िया हैं और यहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ की सड़कें, आप लोग बहुत साफ़ रखते हो अपने शहर को, यू आर वेरी प्राउड और बहुत मेहनती हैं, ये सब अच्छा लगता है। जो आने वाला 8 मार्च है वो महिलाओं के लिए समर्पित है, हम सभी जानते हैं इस चीज़ों को, बट आज जो इवेंट है हम लोगों ने उसी उद्देश्य से किया और स्प्री वॉक इसमें अपना पूरा सहयोग देना चाहता है। उस महिलाओं को अपना आगे बढ़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से उनको सशक्तिकरण देने के लिए हम लोग पूरी तरह से सहयोग दें। कोरिया के धान खरीदी केंद्र में शेड की कमी के चलते बड़ी मात्रा में धान बर्बाद हो रही। खराब मौसम के चलते पानी में भीगकर धान अंकुरित हो चुकी है। समिति प्रबंधक धान के उठाव में लापरवाही को लेकर जिम्मेदार इसे ठहरा रहे हैं। सलबा के धान खरीदी केंद्र में आज हालत ये है कि तस्वीरें देखने से लगती है कि यहाँ पर धान की खेती हो रही है। कोरिया के 22 उपार्जन केंद्रों में 12,42,600 क्विंटल धान की खरीदी हुई, जिसमें से 4,25,000 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में अब भी खुले में पड़े हुए हैं। धान खरीदी जो है 40,700 किया गया था और आज इतना दिन हो गया 50% उठाव होने की वजह से 50% धान बचा है सर, जिसमें सुखद की स्थिति बहुत भयंकर आ रही है। हमने 20/2 को भी लेटर जारी किया था और क्या बोलते हैं बीच में इससे पहले हमने व्हाट्सएप में भी कई बार अवगत करवाया, मौखिक रूप से भी हमने कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। सूरजपुर जिले में लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित ओडगी ब्लॉक में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही। तस्कर दिन दहाड़े बड़े बड़े पेड़ों को काटकर मशीन से काटकर ले जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और तस्कर इसी का फायदा उठाकर जंगल को वीरान बना रहे। बता दें कि सूरजपुर जिले का लगभग आधा हिस्सा जंगलों से घिरा है। यही वजह है कि लकड़ी तस्करों की निगाह हमेशा जंगलों पर रहती है। अभी आपने जो एरिया बताया वहाँ पे स्टाफ को भेज करके उसकी बीट जांच कराएंगे और इस तरह का जो भी घटना है उसमें अगर स्टाफ दोषी होगा तो स्टाफ पे भी कार्रवाई, लापरवाही अगर होगी उनकी तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे और कोई भी अगर इसमें असामाजिक तत्व या कोई अगर गिरोह का है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।